वेलकम एंड गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अप्लाइड फिजिक्स 2। हम लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, सो डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं। लाइव क्लास में इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है। सो हम लोग बात करेंगे नाउ अप्लाइड फिजिक्स 2। दिस इज फॉर द ग्रुप 1 और ग्रुप ए, मीन्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड CS इंजीनियरिंग। सो इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इलेक्ट्रिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। जो भी बाद में जाकर के आपको पढ़ना होगा, मीन्स मशीन्स, पावर सिस्टम, मेजरमेंट, उसका 50% इधर कवर होगा विद इन दिस 3 टॉपिक। हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, जस्ट वेट। देन सिविल के लिए पहला जो यूनिट है वेव एंड बिल्डिंग एक्वास्टिक इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। मतलब आप लोग जानते हो ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्डिंग और ब्रिज गिर जाते, सो दिस इज बिकॉज ऑफ दिस दे डोंट नो द वेव एक्वास्टिक, ठीक है। एंड कंप्यूटर के लिए सेमीकंडक्टर पोर्शन एज वेल एज 3, 4, 5 यूनिट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सो ओवरऑल आपका फिजिक्स का जो सिलेबस है, मतलब अप्लाइड फिजिक्स 2 का जो सिलेबस है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। सो आई विल रिक्वेस्ट यू टू बी मोर अटेंटिव हियर। प्लीज़ टेक इट सिंसियरली, प्लीज़ एंजॉय, प्लीज़ बी विथ मी, ठीक है। सो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द सिलेबस, मतलब क्या आप लोगों को पढ़ना है अप्लाइड फिजिक्स 2 के अंदर, ठीक है। सो देयर आर 7 यूनिट्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यूनिट 1 पे हम लोगों को जानना होगा रिगार्डिंग वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन। एंड इसके साथ एक रिलेटेड टॉपिक है, दैट इज एक्वास्टिक्स ऑफ बिल्डिंग्स। इसमें क्या करेंगे हम लोग, वेव का जो बेसिक टर्म, जैसे कि वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी, 2 टाइप का वेव होता है, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो बेसिक वेव का टर्मिनोलॉजी, टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स, एंड व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्बरेशन और वाइब्रेशन, ये सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इन द यूनिट 1। यूनिट 2 ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स तो आप लोग जानते हो, ऑप्टिक्स मीन्स द साइंस ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड उनका एप्लीकेशन। तो ऑप्टिक्स इज इन द सेकेंड यूनिट, ठीक है। इसके बाद यूनिट 3, 4 एंड 5 मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। एक्चुअली ये तीनों एक साथ में एक ही यूनिट है। हालांकि ऐसे डिफरेंटली 3, 4, 5 करके आपका सिलेबस पे है, लेकिन 3 एक साथ में एक ही यूनिट है। दिस इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ब्रांचेस। एंड इलेक्ट्रिसिटी अगर नहीं होगा, देन नाइदर इलेक्ट्रिकल नॉर इलेक्ट्रॉनिक्स नॉर मैकेनिकल नॉर CS और सिविल, कोई भी इंजीनियरिंग का काम नहीं चलेगा। क्योंकि व्हाट एवर यू वांट टू डू, जो भी आप करना चाहोगे, आपको क्या लगेगा, करंट, वोल्टेज। सो इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, ठीक है। इसके बाद सेमीकंडक्टर फिजिक्स। आप लोग क्या जानते हो कि मटेरियल का 4 टाइप्स होता है, जैसे कि इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड सुपर कंडक्टर। सो सेमीकंडक्टर मटेरियल 1950 के बाद बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया। इसमें आप लोगों को जानना होगा व्हाट इज़ सेमीकंडक्टर मटेरियल। एंड सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज़ करके हम लोग एक डिवाइस बनाते हैं जिसको बोलते हैं PN जंक्शन डायोड। सो आज के दिन में सॉलिड स्टेट डिवाइस एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस सभी जगह पे यूज़ होता है। सो इट इज़ ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट। एंड आपका नेक्स्ट सेमेस्टर में, जैसे कि कंप्यूटर के लिए आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर का बेसिक मैकेनिज्म जानना होगा। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल के लिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बोल करके एक सब्जेक्ट है, उसमें जा कर के, और एनालॉग एक सब्जेक्ट है
सेमीकंडक्टर फिजिक्स का जो बेसिक्स आपको काम पे लगेगा, ठीक है। एंड द लास्ट यूनिट मीन्स यूनिट 7 इज मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में आपको तीन टॉपिक पढ़ना होगा, जैसे कि लेजर, फाइबर ऑप्टिक्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी। तो इन एनी ब्रांच इसका डिफरेंट यूजेस है, जैसे कि फाइबर ऑप्टिक्स का यूज़ आप लोग जानते हो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन पे होगा। लेजर का तो वेरियस एप्लीकेशन है। और नैनो टेक्नोलॉजी एंड नैनो साइंस इट इज़ ए न्यू ब्रांच। आज जो भी पीएचडी का रिसर्च करते हैं फ्रॉम एनी ब्रांच, दे कैन टेक दिस सब्जेक्ट एज हीज रिसर्च पेपर। सो अभी ज़्यादा डिटेल्स पे हम डिस्कस नहीं कर रहे, क्योंकि हम लोग इंडिविजुअली एक एक यूनिट को देखेंगे, डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ द सिलेबस ओवरव्यू। आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू डिस्कस इन डिटेल हियर, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही हम लोग तो डिटेल्स पे डिस्कस करेंगे, ये जस्ट आपका ओवरव्यू के लिए, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। व्हाट इज द नेम ऑफ सब्जेक्ट? सब्जेक्ट का नेम क्या है? एप्लाइड फिजिक्स 2। एप्लाइड फिजिक्स, इट इज नॉट फिजिक्स, rather applied physics. So what is the meaning of applied? Let us understand this. ठीक है ना? Now you know scientist, technologist and engineer. What are the differences between a scientist, technologist and engineer? साइंटिस्ट का काम क्या है? न्यू प्रिंसिपल इन्वेंट करना, है ना। हम एक सॉफ्टवेयर के लिए इंटरव्यू दिए थे, सिलेक्टेड भी हुए थे, तो उसमें हमको यही क्वेश्चंस पूछा गया था कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द साइंटिस्ट, इंजीनियर एंड टेक्नोलॉजिस्ट। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं? न्यू प्रिंसिपल जो है, नेचर का न्यू जो रूल है, ठीक है, उसको इन्वेंट करते हैं, ठीक है। इसको यूज़ करके टेक्नोलॉजीज क्या करते हैं? नया टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं। सो न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय टेक्नोलॉजिस्ट। एंड इंजीनियर्स का काम क्या है? इंजीनियर्स का काम टेक्नोलॉजी को प्रैक्टिकल फील्ड में अप्लाई करना, वो भी विथ एफिशिएंसी एंड इकोनॉमिकल वे पे, ठीक है। सो टेक्नोलॉजी को प्रैक्टिकल फील्ड पे अप्लाई करना और यूज़ करना इन इकोनॉमिकल एंड एफिशिएंट वे, ठीक है। मतलब फिजिक्स में क्या होता है? ऑल अबाउट द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर। नेचर का जो भी फंडामेंटल प्रिंसिपल होगा, नेचर का जो भी लैंग्वेज होगा, नेचर जैसे बिहेव करते, हम लोग फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे, मतलब जो प्योर फिजिक्स, ठीक है। बट वी आर इंजीनियर्स, वी आर इंटरेस्टेड इन एप्लीकेशन। जो भी साइंटिस्ट प्रिंसिपल लेकर के आए थे, जो भी टेक्नोलॉजी बना था, उसको यूज़ करना होगा, अप्लाई करना होगा, वो भी इकोनॉमिकल वे पे, मतलब कॉस्ट कम होना चाहिए, एफिशिएंसी ज़्यादा होना चाहिए। सो वी आर इंजीनियर एंड वी आर इकोनॉमिस्ट ऑल्सो। सो हम लोगों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? एप्लीकेशन। सो इट इज़ नॉट फिजिक्स, वी आर नॉट हियर टू रिसर्च, टू इन्वेंट सम न्यू रूल्स, रादर वी आर हियर टू अप्लाई। हम लोगों को एप्लीकेशन जानना होगा। सो अगर क्लास 12 और ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए हम फिजिक्स का क्लास डिस्कस करते, तो सेम टॉपिक का डिस्कशन थोड़ा सा डिफरेंट होता, लेकिन आपके लिए प्रिंसिपल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रिंसिपल का एप्लीकेशन कैसे होगा। दैट इज़ वाई द सब्जेक्ट इज अप्लाइड फिजिक्स,
नॉट फिजिक्स, ठीक है। नाउ जो आप सभी का इंटरेस्ट है, मतलब आई नो यू वांट टू नो द नेम ऑफ बुक, ठीक है। हालांकि कोई भी बुक का ज़रूरी नहीं है, क्योंकि व्हाट एवर आई विल डिस्कस इन दिस क्लास, जो भी हम डिस्कस करेंगे क्लास के अंदर, दैट इज़ सफिशिएंट फॉर योर नॉलेज एंड सेमिस्टर, ठीक है। फ्यूचर में जो भी नॉलेज ज़रूरी है, एंड इन द सेकेंड सेमिस्टर एग्ज़ाम जो भी क्वेश्चंस आएगा, मेरा डिस्कशन सफिशिएंट है। तो आप लोगों के पास तो सेमिस्टर एग्ज़ाम के लिए एक छोटा सा बुक होता ही है, उसके साथ अगर इफ़ यू विश, अगर चाहोगे तो एक नहीं 2 बुक आप लोग रख सकते हो। सो नंबर 1 इज़ देखिए, कुछ स्टूडेंट ऐसा है जो क्लास 10 के बाद डिप्लोमा ज्वाइन किए, और कुछ स्टूडेंट ऐसा होगा जो क्लास 12 के बाद डिप्लोमा ज्वाइन किए। सो 10 के बाद जो भी ज्वाइन किए उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोग एक काम करना, एनसीईआरटी का फिजिक्स, एनसीईआरटी का जो फिजिक्स बुक होता है, आई थिंक देयर इज़ 4 पार्ट, देयर आर 4 पार्ट्स, 4 पार्ट है बुक का, ये आप लोग आपके पास रख सकते हो, ठीक है। और सेकेंड बुक फिजिक्स बाय रेजनिक हैलिडे, आई थिंक स्पेलिंग इज लाइक दिस ओनली, एंड क्रेन, ये विली पब्लिकेशन का एक बुक है। बुक का नेम है फिजिक्स 1 एंड 2, 2 पार्ट होगा, ठीक है। एक्चुअली रेजनिक हैलिडे का दो बुक है, एक होगा आपका रेजनिक एंड हैलिडे फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स, एंड एक होगा रेजनिक हैलिडे क्रेन फिजिक्स 1 एंड 2। सो आई विल रिकमेंड टू बाई दिस बुक ऑल्सो। इसका PDF फाइल भी अवेलेबल है मेरा पास। सो अगर लगेगा इफ़ यू आर अनेबल टू बाई तो प्लीज़ सेंड मी मैसेज, आई विल सेंड दिस बुक्स, ठीक है। इससे ज़्यादा बुक का कुछ ज़रूरी नहीं है। जो ज़्यादा जानना चाहते हो तो फंडामेंटल फिजिक्स फॉर इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट बोल करके एक बुक है, सिनगेज पब्लिकेशन का, CENGAGE, सिनगेज ऐसे बोल करके एक पब्लिकेशन का बुक है, फिजिक्स फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स, वो भी आप लोग खरीद सकते हो। सो एक्चुअली only this will be sufficient and my class will be sufficient for all conceptions and all exams, ठीक है। नाउ हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्यों? क्योंकि यूनिट 3, 4 एंड 5 आर कॉमन फॉर ऑल इंजीनियरिंग, ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो मोर कॉन्सेप्चुअल, ठीक है। ये 3 यूनिट अगर कंप्लीट हो जाएगा देन सेमीकंडक्टर एंड मॉडर्न फिजिक्स में भी आप लोगों का ज़्यादा फैसिलिटी है, समझने के लिए आसान होगा। इसमें भी आपको बेसिक कुछ कॉन्सेप्शन मिलेगा। सो हम क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 3 से, ठीक है। 3, 4, 5 एक साथ में डिस्कस कर देंगे, देन यूनिट 6 होगा, ओके, देन यूनिट 1, 2 कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, देन मॉडर्न फिजिक्स, ऐसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। सिलेबस का तो वॉल्यूम आप देख ही रहे हो, बहुत ही ज़्यादा है। सो यू हैव टू बी अटेंटिव, यू हैव टू बी सिंसियर इनफ, ठीक है। नोट को लेकर के टेंशन मत करना, इंग्लिश पे आप लोगों को क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। इनिशियली थोड़ा सा दिक्कत होगा, बट इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियरिंग, क्योंकि सारा काम इंग्लिश पे ही होता है। सो यू ऑल्सो हैव टू लर्न इंग्लिश। मोस्ट ऑफ द वर्क एंड पेपर आपका इंग्लिश पे होगा, सो इंग्लिश भी जानना होगा। क्लास में आप लोगों का प्रैक्टिस भी हो जाएगा, कैसे इंग्लिश पे आप लोग नोट बनाओगे, कैसे इंग्लिश अटेम्प्ट करोगे। सो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। क्लास 10 के बाद डिप्लोमा पे जो भी आए होंगे उसके लिए इनिशियली थोड़ा सा दिक्कत होगा, बट ग्रेजुअली यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, है ना। So you will start electrostatic.
ठीक है, आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, इन द नेक्स्ट क्लास हम अच्छे से स्टार्ट करेंगे। सो वी विल स्टार्ट यूनिट 3, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। Tell me what is electrostatics? Electro and then statics. So electro something related to electricity or electron, ये तो आप लोग जानते हो। But electro then statics, statics का मतलब क्या है? Something that do not move, means स्थिर रहता है। स्टैटिक ऑब्जेक्ट मतलब जो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करते, मतलब इट इज़ नॉट मूविंग, स्थिर, ठीक है। सो सच में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मीनिंग क्या है? एक्चुअली द स्टैटिक्स इज ए रॉन्ग टर्म। बेंजामिन फ्रैंकलिन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दो कैटेगरी से डिवाइड किए थे, ठीक है। तो उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम इसका दिए थे, लेकिन दिस टर्म इज ऑल्सो रॉन्ग। सो एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक इज ए फिजिक्स ऑफ चार्ज imbalance. What is the meaning of it? We do not know. Or is a physics of high voltage and low current. कुछ अजीब सा लग रहा है ना? What is this? चार्ज इम्बैलेंस, हाई वोल्टेज, लो करंट। हम लोग तो जानते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक एक ऐसा फिजिक्स का ब्रांच है जहाँ पे स्टैटिक चार्ज को लेकर के हम लोग डिस्कस करते थे। क्लास 7 में भी था, क्लास 10 में भी था, क्लास 12 में भी सेम कॉन्सेप्शन, बट दीज आर ऑल रॉन्ग कॉन्सेप्शंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक में स्टैटिक के साथ कुछ लेना देना है नहीं। चार्ज कैन बी स्टैटिक, चार्ज कैन बी मूवेबल। नो सर, चार्ज अगर मूव करेगा तो करंट इलेक्ट्रिसिटी होगा, चार्ज अगर स्थिर होगा तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होगा, हम लोग जानते थे। नो नो नो, नॉट लाइक दिस। यू विल अंडरस्टैंड हियर इन द नेक्स्ट क्लास इटसेल्फ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक हैज़ नथिंग टू डू विथ स्टैटिक चार्ज, rather इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जहाँ पे हम लोग चार्ज इम्बैलेंस और हाई वोल्टेज लो करंट को डील करते हैं। अगर चार्ज मूव भी करेगा देन ऑल्सो इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो प्रिंसिपल, जो लॉ, वो अप्लाई होगा। टोटली कॉन्फ्यूज्ड है ना? सो इसको समझने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स चार्ज इम्बैलेंस। वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज चार्ज। आपको पहले समझना होगा चार्ज क्या है, इसके बाद समझना होगा व्हाट इज इम्बैलेंस। इम्बैलेंस जो इंग्लिश टर्म है उसका मतलब क्या है, राइट? देन हाई वोल्टेज लो करंट का मीनिंग क्या है, ठीक है। सो चार्ज के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। नो सर, वी ऑल नो अबाउट द चार्ज, वी डोंट वांट टू लर्न एनीथिंग अबाउट द चार्ज। नो नो, चार्ज के बारे में भी आप लोगों का कॉन्सेप्ट रॉन्ग है। इसी रॉन्ग कॉन्सेप्ट के वजह से बाद में जा कर के खास करके जो इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट होगा उसको बहुत सारा दिक्कत होगा, मतलब कॉन्सेप्ट ठीक से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द चार्ज। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ चार्ज, ठीक है। उसके पहले आई एम इंटरेस्टेड टू आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस, ठीक है। तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या है कि आपका घर में जो भी इलेक्ट्रिसिटी आता है, ठीक है,
मे बी इट्स फ्रॉम ए प्राइवेट कंपनी और स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। तो आपका वोल्टेज कितना होगा, मतलब होता है। सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस वोल्टेज इन इंडिया 220 और 330 वोल्ट ना। आपका घर में तो 3 पिन सॉकेट एंड प्लग ऐसे होगा। तो 3 पिन प्लग के अंदर सपोज दिस इज ए मेटल रॉड जो कि एक कंडक्टर है। कंडक्टर एंड इंसुलेटर को अच्छे से हम लोग देखेंगे, बट आप लोग जानते हो कंडक्टर मतलब जिसमें आसानी से करंट होगा, चार्ज फ्लो करेगा, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है। इंसुलेटर जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है नहीं, आसानी से करंट नहीं जा सकते। सपोज दिस इज ए मेटल रॉड। मेटल रॉड को लेकर के अगर ऐसे घुसाएंगे प्लग के अंदर तो क्या होगा, जोर से झटका लगेगा, यू विल फील इलेक्ट्रिकल शॉक। सो 220 और 230 वोल्ट AC, दिस इज RMS वैल्यू। RMS वैल्यू का मतलब क्या है बाद में देखेंगे, ठीक है। RMS वैल्यू मतलब अभी समझो दो टाइप का करंट होता है। एक होता है AC करंट, एक होता है DC करंट। AC मीन्स ऑल्टरनेटिंग सर्किट करंट और डायरेक्ट सर्किट करंट। और AC करंट देखो, AC करंट और DC करंट अगर ऐसे लिखेंगे तो D मीन्स डायरेक्ट, C मीन्स सर्किट करंट, डायरेक्ट सर्किट करंट, ऑल्टरनेटिंग सर्किट करंट। और अगर करंट टर्म हम लोग नहीं लिखेंगे, जस्ट लिखेंगे AC एंड DC, देन आपको बोलना होगा ऑल्टरनेटिंग करंट, DC करंट। समझ में आया? नाउ DC एंड AC के बीच में रिलेशनशिप मिलेगा फ्रॉम दिस RMS वैल्यू। तो RMS मतलब DC का इक्विवेलेंट वैल्यू, मतलब AC सोर्स के बदले में अगर आप DC सोर्स लेंगे तो उनका वैल्यू क्या होगा, दैट इज RMS वैल्यू। RMS का फुल फॉर्म क्या है, कैसे आ रहा है, डिटेल्स में हम लोग देखेंगे, डोंट वरी, ठीक है। बट दिस इज RMS मतलब DC इक्विवेलेंट वैल्यू। तो आप लोग सभी कन्फर्म हो कि 230 और 220 वोल्ट AC RMS वैल्यू पे आपका झटका लगता है ना। बट अगर कोम्बिंग करते हो, कोम्बिंग मतलब बाल झड़ना, ठीक है, कंघी यूज़ करके बाल झड़ना, कोम्बिंग ऑफ हेयर को अगर कोम करोगे एट दैट टाइम कितना वोल्टेज प्रोड्यूस हो सकता है, एनी आइडिया? 220 और 230 वोल्ट इज द RMS वोल्टेज, यानी DC इक्विवेलेंट वोल्टेज ऑफ नॉर्मल डोमेस्टिक होम। घर में वोल्टेज है 220 वोल्ट। सो बाल झड़ने के वक्त आपका कितना वोल्टेज जनरेट हो सकता है। और एक सिल्क का टुकड़ा लेकर के अगर आपका जो स्किन है, स्किन के ऊपर अगर रब करेंगे तो एट दैट टाइम कितना वोल्टेज जनरेट हो सकता है। द वोल्टेज नियरली इक्वल टू 1000 to 20,000 वोल्ट। गॉट माई पॉइंट और नॉट? लेकिन शॉट लगता है क्या, शॉक लगता है क्या, झटका लगता है क्या? नो। अगर ऐसा होता तो मतलब तो समझ रहे हो, यू आर कोम्बिंग योर हेयर एंड फीलिंग इलेक्ट्रिकल शॉक। कभी तो ऐसा नहीं होता है। सो 220 वोल्ट AC मतलब AC और DC में फ़र्क नहीं है। AC का RMS वैल्यू मतलब DC इक्विवेलेंट वैल्यू। सो इसमें यू विल फील शॉक, इसमें कुछ नहीं हो रहा है, बट इट इज़ एक्सट्रीमली हाई वोल्टेज। व्हाई दिस इज सो, क्यों ऐसा हो रहा है? आर यू इंटरेस्टेड टू नो? सो यू हैव टू लर्न इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। सो दिस इज माई फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ इन इंडिया
इन ईच एंड एवरी ईयर, हर साल में 2000 से लेकर के 2500 लोगों का डेथ होता है ड्यू टू द लाइटनिंग। आसमान से जो बिजली गिरते हैं उसके लिए नियर अबाउट 2000 टू 2500 लोगों का एक्सीडेंटल डेथ होता है, राइट। सो कुछ ऐसा सॉल्यूशन है कि बिजली गिरते वक्त आपको ज़मीन के ऊपर सो जाना है और यू हैव टू सिट डाउन, ठीक है। सो एक्चुअली व्हाट इज़ द लाइटनिंग? लाइटनिंग आसमान से बिजली गिरना, इसके लिए नियर अबाउट 2000 लोगों का डेथ होता है, ह्यूमन डेथ, समझ रहे हो। सो एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नो व्हाट शुड बी एक्चुअली डन। बिजली गिरने के टाइम पे आपको एक्चुअली क्या करना है? कुछ ऐसा सजेशन है। सपोज यू आर इन द फील्ड और यू आर इन ए ओपन रोड, खोला जगह पे अगर आप रहेंगे तो आपको क्या करना होगा? क्या ज़मीन के ऊपर बैठना है? यू हैव टू सिट डाउन, और आपको सो जाना है, यू हैव टू लाई डाउन। ऐसा कुछ सजेशन है। सो ये आपको जानना होगा। इफ़ यू वांट टू नो यू हैव टू लर्न इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि लाइटनिंग आसमान से बिजली गिरने का जो फेनोमेना, दैट इज़ वन ऑफ द मोर इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट फेनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। नाउ current electricity, this is my question number 2. Now question number 3. Question number 3 क्या है? Suppose this is your home, ठीक है। I am not very good at drawing dear, so ये आपका होम है। होम पे ऐसे बाहर से आपका जो भी कंपनीज होगा, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो भी होगा, ऐसे इलेक्ट्रिक मीटर एंड फ्यूज बॉक्स, ये तो आप लोग जानते हो, हर किसी के घर में होता है ना, फ्यूज बॉक्स एंड मीटर इंस्टॉल करते। सो ऐसे मीटर इंस्टॉल होता है, मीटर के बाद फ्यूज बॉक्स, एंड फ्यूज बॉक्स से ऐसे वायर जाएगा। सपोज हियर इज़ योर ड्राइंग रूम और योर स्टडी रूम, ठीक है। So it is your study room. Now in the study room you have to, suppose इधर आपका बेड होगा and you are very much active, that is why आप ऐसे लेटे लेटे पढ़ाई कर रहे हो। विंटर सीजन है, इट इज़ यू, ओके ना। पढ़ने के लिए एक लाइट का तो ज़रूरी है ना, एक लाइट बल्ब का तो ज़रूरी है। लाइट बल्ब के लिए एक कनेक्शन भी होना चाहिए। सपोज आपका मीटर एंड घर के बीच में डिस्टेंस है 12 मीटर। दिस इज इलेक्ट्रिकल मीटर एंड फ्यूज बॉक्स। फ्यूज बॉक्स मतलब स्विच, ठीक है, बाद में हम लोग देखेंगे। सो इसमें आ गया घर में इलेक्ट्रिसिटी। घर से आपका जो स्टडी रूम, दिस इज योर स्टडी रूम, ठीक है। स्टडी रूम का डिस्टेंस कितना है? 12 मीटर, ठीक है। एंड इसमें आपका स्विच होगा। सपोज हियर इज योर स्विच, ठीक है। सो इधर आपका स्विच होगा। सो आप स्विच ऑन करेंगे तो बल्ब जलेगा। नाउ टेल मी, एक्चुअली बल्ब कैसे काम करते हैं? आप तो जानते ही है कि जो पुराना बल्ब था ना, इनकैंडिसेंट बल्ब, तो उसमें एक टंगस्टेन वायर ऐसा होता था, ठीक। देन थोड़ा सा हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का जो भी 10th स्टैंडर्ड के हो वो कुछ नहीं जानते इसको बारे में। फिर भी करंट आएगा, करंट के लिए एक लॉस होता है, दैट इज I²R। इट इज़ एक्चुअली नॉट लॉस बट I²R होता है। I²R के लिए हीट प्रोड्यूस होगा। हीट के लिए ये जो टंगस्टेन वायर वो रेड हॉट
एंड देन वाइट हॉट होगा एंड फाइनली जा कर के आपका बल्ब जलेगा एंड यू विल एक्सपीरियंस लाइट। ठीक है, सो दिस इज़ द प्रोसीड्योर। तो मतलब लाइट जलने के लिए करंट का जरूरी है कि नहीं? सो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी अभी तक डिस्कस नहीं किए, फिर भी आप लोग जानते हो करंट मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो करंट मतलब नथिंग बट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे करंट इन नॉर्मल केस। बाद में हम लोग करंट को भी देखेंगे ठीक से ना। इलेक्ट्रॉन को फ्यूज बॉक्स से आपका स्टडी रूम पे जाना होगा बल्ब जलने के लिए। ठीक है, नाउ डिस्टेंस कितना है? 12 मीटर। कौन जाएगा? इलेक्ट्रॉन जाएगा। इलेक्ट्रॉन का स्पीड कितना है? तारों के अंदर, वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन का स्पीड दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड। देखिए, नॉट 10⁻⁻5, बेटर टू से 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन का स्पीड बहुत ही हाई है, मतलब नियर अबाउट 1 × 10⁵, राइट। लेकिन वायर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन जाएगा ना तो डीप स्पीड पे जाएगा, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसमें 10⁵ ओरिजिनल स्पीड, लेकिन अभी कितना हो रहा है? 10⁻⁻4 माइनस नेगेटिव साइन है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्लो। सो 10⁻⁻4 मीटर जाने के लिए टाइम लगेगा 1 सेकेंड। 1 मीटर जाने के लिए टाइम लगेगा 1/10⁻⁻4 सेकेंड। सो 12 मीटर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? 12/10⁻⁻4 सेकेंड। ठीक है, सो लेट मी कैलकुलेट इट। और 12 मीटर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। लेट मी टेक ए स्मॉल डिस्टेंस, मतलब आज के तो घर ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। सो लेट मी टेक ओनली 4 मीटर, देन एक्चुअली प्रैक्टिकल वैल्यू आएगा। लेट मी टेक एक्चुअली 4 मीटर। सो 4 मीटर मतलब 4 × 10⁴ यानी 40000 सेकेंड। मैं इसको अगर आवर में कन्वर्ट करेंगे, लेट मी यूज़ माय कैलकुलेटर। 40,000 बाय, सो नियर अबाउट 12 आवर। कितना टाइम लगेगा? 12 आवर। मतलब फ्यूज बॉक्स से आपका स्टडी रूम पे इलेक्ट्रॉन फ्लो करने के लिए कितना टाइम लगेगा? 12 आवर। मतलब आप स्विच ऑन किए, पहले तो ओपन सर्किट था, नो करंट। स्विच ऑन किए, शॉर्ट सर्किट हुआ। शॉर्ट सर्किट मतलब सर्किट क्लोज हुआ। ठीक है, नॉट शॉर्ट सर्किट बोलना चाहिए, सर्किट क्लोज हुआ। सर्किट क्लोज होने के बाद बल्ब जलेगा। बल्ब जलने के लिए करंट चाहिए है। करंट मतलब इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर आना होगा। आने के लिए कितना टाइम लगेगा? 12 आवर। मतलब स्विच ऑन करने के बाद 12 आवर के बाद, हाफ ऑफ द डे के बाद आपका बल्ब जलना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसा होता है क्या? अगर ऐसा होगा मतलब आज सुबह में आपको लाइट ऑन करना होगा, फिर जा कर के रात में आप पढ़ पाओगे। ऐसा होता है क्या? बट इट इज़ द फैक्ट। इलेक्ट्रॉन का स्पीड 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। फिर भी इंस्टेंटेनियसली बल्ब जलते हैं ना, तुरंत बल्ब जल जाता है ना। पंखा भी घूमते हैं इंस्टेंटेनियसली। स्विच दिए, बल्ब जल गया, वो कैसे? सो दिस इज माय थर्ड क्वेश्चन। इसी टाइप का थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस होगा रिलेटेड टू द प्रैक्टिकल फील्ड एंड एप्लीकेशन, जो आपको सीखना होगा, आपको जानना होगा। एंड these all are very much interesting. That is why electrostatics and current electricity and बाद में जा कर के उसी का एक्सटेंशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म,
हम लोग ठीक से जानेंगे एंड लास्ट में जा कर के ये सब क्वेश्चंस जो भी है इसका आंसर हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सो आर यू ऑल इंटरेस्टेड, राइट? नाउ आई थिंक इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे, इट विल बी बेटर फ्रॉम द कॉन्सेप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, राइट? इलेक्ट्रिक चार्ज एक्चुअली क्या है नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन अगर हम डिस्कस करेंगे ना तो मान करके चलो कि एटलीस्ट 1000 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर सकते हैं हियर इन द क्लास, जो भी ऐसा है जिसका आंसर आपको जानना चाहिए बट आप जानते नहीं हो। ठीक है, सो वी हैव टू हैंडल द फिजिक्स डिफरेंटली। ठीक है, एंड जो हर क्लास में हम बोलते हैं कि आपका एम जो होना चाहिए, फिजिक्स का मेन लॉ क्या है? यूनिटी। यूनिटी इज़ द मेन प्रिंसिपल ऑफ ईच एंड एवरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो फिजिक्स में भी लास्ट में जा कर के टोटल सिलेबस शुड बी इंटरलिंक्ड एंड कोरिलेटेड, यानी आपके मन पे एक ही कॉन्सेप्शन होगा जिसको यूज़ करके ऑल द 7 यूनिट्स कैन बी कनेक्टेड एंड इलेक्ट्रिकल के साथ और मैकेनिकल के साथ और सीएस के साथ और सिविल के साथ आप फिजिक्स को कनेक्ट कर पाओगे। सो हियर वी आर इन द अप्लाइड फिजिक्स 2। आपको विथ अटेंशन, ठीक है, विथ सिंसियरिटी क्लास करना होगा। इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, in that case I will discontinue. Okay, thank you very much. Have a good day.